जी अस्सलाम वालेकुम। GCC1 और आज का लेक्चर नंबर 5 हमारा। आज के लेक्चर में हम अपना फ्रेश चैप्टर 13 शुरू कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना चैप्टर 12 कंप्लीट किया था। चैप्टर 12 रिलेट करता है डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस चैप्टर में कोई सवाल? शाबाश। प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस चैप्टर में किसी स्टूडेंट का कोई सवाल? सरप्लस और शॉर्टेज का क्या मतलब है? सर, सरप्लस से मुराद ये है कि जब मार्केट में चीज़ें ज़्यादा हो जाए और कोई ख़रीदने वाला ख़रीदने को तैयार ना हो। ये कब होता है? जब ख़रीदने वाला ख़रीदने को तैयार नहीं होता, जब प्राइस ज़्यादा होती है। उस सूरत में लोग डिमांड नहीं करते। सप्लायर चूंकि प्राइस ज़्यादा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उसको ज़्यादा नज़र आ रही है, उसको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा। वो सप्लाई को तो बढ़ाता है। इधर वो जो जिसने डिमांड करना है उसका मुंह बना हुआ है, वो कहता है मैं तो नहीं खरीदूंगा, मैं तो नहीं खरीदूंगा। यानी डिमांड है कोई नहीं और सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो जब सप्लाई ज़्यादा है, मार्केट में चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इधर कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो ढेरों लग जाएंगे मार्केट में, पर कोई खरीदने वाला खरीदने को तैयार नहीं होगा। सेम इज द केस। इसी तरह शॉर्टेज का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें होता क्या है कि प्राइस कम हो जाती है। तो जब प्राइस कम होती है तो खरीदने वाले के बल्ले बल्ले हो जाते हैं। खरीदने वाला ज्यादा से ज्यादा खरीदता है और चूंकि प्रॉफिटेबिलिटी इसमें कम होगी तो बेचने वाला कहता है अब क्या बेचूं, क्या मुनाफा कमाऊंगा, मुनाफा रहा ही इसमें कोई नहीं। तो वो कहता है कि मैं ये कारोबार छोड़ रहा हूं, यानी मैं चीजें सप्लाई नहीं करूंगा। तो जब सप्लायर चीज़ें सप्लाई नहीं करेगा और ख़रीदने वाले लाइनें लगे हुए खरीदने को तैयार हैं, तो फिर इस सूरत में मार्केट में चीज़ें होंगी नहीं। खरीदने वाले ज़्यादा होंगे, वो कहेगा और दो, हम कहेंगे नहीं है, तो घर जाके क्या बताएंगे कि शॉर्टेज है, मार्केट में चीज़ नहीं मिली। तो बस देखना आपने यह है कि प्राइस के साथ उसको लिंक करना है। प्राइस ज़्यादा कोई नहीं खरीदेगा, जो भी चीजें प्रोड्यूस की अपने वैसे पड़ी रहेंगी, तो सरप्लस। प्राइस कम, सारे लोग आ जाएंगे, तो ज्यादा लोग आएंगे खरीदने, तो चीजें डायरेक्ट खत्म हो जाएंगी। शाबाश। तो क्या होगा? शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है सरप्लस और शॉर्टेज में फर्क। जी जी। रेगुलेटेड प्राइस में गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करती है, ये बिल्कुल ठीक कॉन्सेप्ट है। उसमें अगर ये प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट प्राइस बढ़ा देती है 20 या 30 रुपए जितना भी होता है, और ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कम कर देती है, और इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो एक फिक्स है, मतलब हम एज्यूम कर लेते हैं 100 है, ठीक है, तो उसका अगर 120 या 130 पे कर लेते हैं और ठीक है, हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो 100 है, तो उनको ये जो 100 से ऊपर की जो है वो उनको कौन पे करता है? हम पे करेंगे या गवर्नमेंट पे? अच्छा, इनका सवाल यह है कि सर मार्केट में फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम प्राइस, जैसे हमने कल अज्यूम की थी कि प्राइस है मार्केट प्राइस, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस जिसको नाम दिया था हमने, वो इक्विलिब्रियम प्राइस है ₹100। ठीक है, अब गवर्नमेंट के पास फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर जाता है और प्रोड्यूसर कहता है कि सर हमारा तो 100 से गुजारा नहीं होता, हमारी कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि हम अपना प्रॉफिट मार्जिन यहां से नहीं निकाल सकते, तो सर प्लीज ये बढ़वा दें मार्केट में। तो गवर्नमेंट कहती है कि चलो ठीक है, आज से आपने जो चीजें बेचनी है वो 120 रुपए की बेचेंगे। यह रेगुलेटेड प्राइस कहलाती है, क्योंकि ये कौन सेट करता है? ये तो गवर्नमेंट सेट करती है, ये तो गवर्नमेंट सेट करती है। अब सवाल यह है कि सर ये 20 रुपए का जो मार्जिन है, ये 20 रुपए का मार्जिन ये कौन पे करता है? देखिए याद रखिएगा, गवर्नमेंट प्राइस सेट करती है। गवर्नमेंट ने आज कह दिया इस चीज की कीमत जो है वो 100 रुपए है तो 100 रुपए, कह दिया 120 है तो 120 है, 150 तो 150, सिर्फ 50 है, 80 है, तो फिर वही होगी। अब खरीदने वाले खुद गवर्नमेंट तो नहीं है ना। गवर्नमेंट जब जाए तो वो भी उसको, गवर्नमेंट को भी 120 रुपए की चीज मिलेगी। मोस्ट बेसिकली ये है कंज्यूमर के लिए कि मार्केट में अब आपने चीज जो बेचनी है वो 100 रुपए की नहीं बेचनी, बल्कि 120 रुपए की बेचनी है। ठीक है, 120 रुपए की बेचनी है।
तो ये है वो रेगुलेटेड प्राइस। ये 20 रुपये जो है वो डेफिनेटली कंज्यूमर से लेंगे हम। कंज्यूमर, अब गवर्नमेंट भी खुद कंज्यूमर हो सकती है और दूसरे कंज्यूमर भी हो सकता है हमारा इंडिविजुअल। क्लियर हो गई बात? कोई और सवाल? अच्छा, चैप्टर नंबर 12 में हमने डिमांड से शुरू किया था, हमने डिमांड के डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे। अच्छा, मुझे मेनली आप बता सकते हैं कि उसमें की हमारे कौन से टॉपिक थे और सब हेडिंग कौन सी थी उसकी? जी, क्या क्या हमने इसमें डिस्कस किया था? शाबाश, हमने शाबाश डिमांड को पहले डिफाइन किया था, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड थे, फिर लॉ ऑफ डिमांड, शाबाश, वेल डन, बिल्कुल ठीक है, फिर सप्लाई, शाबाश, सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, फिर लॉ ऑफ सप्लाई था, शाबाश, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मार्केट इक्विलिब्रियम, वेल डन, शाबाश। मार्केट किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होती है? जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो, यानी खरीदने वाला खरीदने को तैयार, बेचने वाला बेचने को तैयार होता है उस पॉइंट पे। मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। हम मैंने सिर्फ डिमांड कर्व का, अगर पेपर में सप्लाई कर्व का कॉन्सेप्ट आता है कि मूवमेंट एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, तो आप जो है वो आप तो कहेंगे ये तो सी टीचर ने पढ़ाया नहीं, ये तो सर ने पढ़ाया नहीं था। जी नहीं, मैंने बताया था कॉन्सेप्ट सिमिलर है, तो मैंने ड्रॉ भी किया था आपके सामने, ठीक है। उसके बाद फिर चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने 4 डिफरेंट उसके एस्पेक्ट देखे थे कि कैसे हम मार्केट इक्विलिब्रियम को या उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। वही, हाँ, इफेक्ट ऑफ डिमांड या सप्लाई ऑन प्राइस था, वो ऑन प्राइस था लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 में, शाबाश, वेल डन, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। उसके बाद फिर स्पेशल मार्केट में पेरिशेबल गुड्स एंड एग्रीकल्चर मार्केट, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। उसमें अच्छा, एग्रीकल्चर उसमें पेरिशेबल गुड्स और एग्रीकल्चर मार्केट में हमने बफर स्टॉक स्कीम को डिस्कस किया था, बफर स्टॉक स्कीम के बारे में पढ़ा था। ये बफर स्टॉक स्कीम क्या है? शाबाश, बफर स्टॉक स्कीम, बफर मींस के एक्स्ट्रा स्टॉक, बफर स्टॉक मींस एक्स्ट्रा स्टॉक। स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी स्कीम थी कि जिसमें अगर आप एक्सेसिव प्रोडक्शन करते हैं, कभी हो जाती एक्सेसिव प्रोडक्शन, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो एग्रीकल्चर मार्केट है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसमें सप्लाई पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो जब सप्लाई पे हमारा कंट्रोल नहीं है, किसी साल जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है। अब ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे गले ही पड़ गई है, तो जब खरीदने वाली नहीं है, तो गवर्नमेंट कहते हैं नहीं, आप परेशान ना हो, आपने तो बहुत अच्छा किया है, आप तो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे लिए प्रोड्यूस करते हो, ये जो एक्सेसिव प्रोडक्शन हुई है ना, ये हम आपको इंशाल्लाह नुकसान नहीं होने देंगे। हम ऐसे करते हैं, आपसे हाई प्राइस से परचेज कर लेते हैं, और जब ये मार्केट में ज़रूरत पड़ती है तो फिर गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे मार्केट को स्टेबल रखने के लिए मार्केट में इशू कर देती गवर्नमेंट। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बफर स्टॉक स्कीम। और उसके हमने डिसएडवांटेज भी पढ़े थे। हाँ बिल्कुल, डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ बफर स्टॉक स्कीम, एक तो हमने पढ़ा था कि इसको गवर्नमेंट ने अगर ये खरीदने हैं और ज़्यादा कॉस्ट में खरीदने हैं तो गवर्नमेंट को कॉस्ट भी पड़ेगी इसकी। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट ने इसको स्टोर करना है, क्योंकि ये एक्सेसिव प्रोडक्शन हुई है, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा, तो मार्केट में अब सारे लोग खरीद चुके हैं। अब गवर्नमेंट ने इसको क्या करना है, किसी सेफ जगह पे स्टोर करना है इसको, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए। तो वो जो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी हमें वो भी एक्सेसिव कॉस्ट पड़ी है। और दूसरा ये कि इस तरह तो हर कोई ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, वो कहेगा मार्केट में चीज़ नहीं बिकी तो क्या हम कोई मसला नहीं है, हम तो गवर्नमेंट को महंगी चीज़ बेच देंगे। या फिर लोग ऐसे करेंगे कि लोग अपनी प्रोडक्शन जितनी भी हुई होगी वो एक जगह पे स्टॉक करेंगे और इंतजार करेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम में पहुंचे, लोगों को जितनी चीजें चाहिए वो खरीद लें, उसके बाद हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे और कहेंगे हम तो लुटे गए, बर्बाद हो गए, हमारी तो आगे प्रोडक्शन जो हमने की थी वो तो हमसे कोई लेने को तैयार नहीं है, अगले साल हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे।
तो गवर्नमेंट वहां पे कहती है नहीं नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, आपने परेशान नहीं होना, ज्यादा कॉस्ट पे गवर्नमेंट खरीद लेती है, उनको ज्यादा मुनाफा हो जाता है। तो इस लोग ऐसे भी करते थे। फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई एक्सेसिव प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो इसको खत्म करने के लिए ये बफर स्टॉक स्कीम है। तो इस तरह गवर्नमेंट को ये भी नुकसान होता है। ठीक है, कहानी समझ आ गई? कोई और सवाल? जी जी जरूर पूछें। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड या सप्लाई में था। ये लफ्ज एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन खास है मूवमेंट के लिए। ये दोनों अल्फाज मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो मूवमेंट किस वजह से होती है? प्राइस की वजह से होती है। अब प्राइस में अगर डिक्रीज आता है तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। प्राइस में, प्राइस की वजह से डिमांड का बढ़ना, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। और अगर ये प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाएगी। अब चूंकि ये प्राइस की वजह से है, मूवमेंट का कॉन्सेप्ट है, तो यह है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। बस सिर्फ हमने ये देखना होता है ये प्राइस की वजह से है या नॉन प्राइस की वजह से है। अगर प्राइस की वजह से है तो मूवमेंट है, और मूवमेंट के लिए खास है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस कम मींस के डिमांड ज्यादा, तो एक्सपेंशन। प्राइस ज्यादा मींस के डिमांड कम, तो ये कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हो गई बात? अच्छा, किसी सवाल में उसने दिया हुआ था, सवाल में उसने दिया हुआ था, उसने कहा था कि प्राइस इंक्रीज हो रही है। क्या कर रही है? प्राइस चेंज हो रही है। मैं कहा अच्छा प्राइस चेंज हो रही है तो क्या हुआ? कहता है कि आपके पास ऑप्शन है, प्राइस बढ़ रही है, ऑप्शन 1 मूवमेंट, यानी व्हाट वुड इट कॉज? मूवमेंट। नंबर 2 कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। प्राइस बढ़ रही है, आपने बताना है कि हो क्या रहा है, ये मूवमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, या बोथ 1 and 2? बोथ 1 and 2 कैसे? हाँ शाबाश, कॉन्ट्रैक्शन इसका हिस्सा है। मूवमेंट एक ब्रॉडर टर्म है, मूवमेंट में फिर 2 ब्रांचेस हैं, या तो एक्सटेंशन है, अल्लाह अकबर, या फिर कॉन्ट्रैक्शन है। या वो एक्सटेंशन है या वो कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन या एक्सटेंशन कब है? जब प्राइसेस कम और डिमांड ज्यादा हो। इस सूरत में क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम होगी, तो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन भी है और मूवमेंट भी है। मूवमेंट में दोनों केसेस आ जाते हैं, तो बोथ 1 and 2 होंगे यहां पे। क्लियर हो गई बात? तो ये एग्जाम में वो पूछ सकता है। शाबाश। और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? आगे चलें। चलें, आज का जो हमारा चैप्टर है वो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 हमारा रिलेट करता है नेशनल इनकम एंड डिटर्मिनेशन। नेशनल इनकम एंड डिटर्मिनेशन। नेशनल इनकम है, क्या है ये? नेशनल। नेशनल इनकम से क्या मुराद है? क्या एक इंडिविजुअल की इनकम? नहीं नहीं, नेशनल इनकम पूरी उम्मत, पूरी कौम की, यानी आबादी पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उन सारों की इनकम है नेशनल इनकम। और इसको हमने कैसे डिटरमिन करना है आज ये भी सीखेंगे। क्या आप लोगों ने सुना है एक जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, इस तरह के अल्फाज हमने सुने हुए। क्या है वो जीडीपी? क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ? नेशनल इनकम। पाकिस्तान, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वो लोग कहते हैं कि माशी हालत ख़राब है। ये माशी हालत ख़राब होने की, ठीक होने की का मतलब क्या है, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप किसी भी मुल्क का जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरे मुल्क का जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इस काबिल होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज का हमारा एजेंडा है, इस चैप्टर में
आज हमने डिस्कस करना है इंशाल्लाह 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ये हमने डिस्कस करना है। उसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट होगा, अहम कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, प्लस हम जीडीपी को शुरू करेंगे जो कि इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जीडीपी एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन। नोट्स इसके आपके पोर्टल पे अवेलेबल होंगे और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रिंट निकलवा लें, बेहतर तो ये है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स के 2 हिस्से हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। चैप्टर 12 जो हमने डिस्कस किया उसमें छोटे लेवल पे डिसीजंस हो रहे थे, माइक्रो लेवल पे। इस चैप्टर में चूंकि पूरे इकोनॉमी की बात हो रही है तो बड़े लेवल पे डिसीजंस होंगे। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें जो डिसीजन होंगे वो किसी एक इंडिविजुअल के बेस पे नहीं होंगे, किसी सिंगल मार्केट के डिसीजन नहीं होंगे। ये ओवरऑल इकोनॉमी यानी सारे मार्केट्स के जो है वो हम डिसीजन को कंबाइन करेंगे। मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे, इकोनॉमी लेवल पे हम डिस्कस करेंगे इसको। चले, सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज किसे कहते हैं? ये वो पॉलिसीज हैं जिसको पूरी इकोनॉमी या आप कह लें कि गवर्नमेंट या सारे लोग चाहते हैं कि ऐसे हो, इसको कहा जाता है मैक्रो लेवल पे बनाई हुई पॉलिसीज। तो आप इसको अंडरलाइन करके लिख सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज, कोई मसला नहीं इसमें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज। अच्छा, ये पॉलिसीज पढ़ाते हुए मैं आपको पॉलिसी समझाऊंगा और उसके बाद फिर आपने मुझे बताना है हाँ ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव मकसद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो होंगी उसके मकासद होंगे ये, यानी बेसिकली ये गवर्नमेंट का मकसद होगा, ये बेसिकली गवर्नमेंट का मकसद होगा। तो मैं वो पॉलिसी आपको समझाऊंगा, समझाने के बाद फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि बताएं क्या ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी पूरे सोसाइटी के लिए, इकोनॉमी एज अ होल के लिए जब गवर्नमेंट सोचती है तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चले वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं जी। शुरू करते हैं मैक्रो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज से पहले मैं ना वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत वर्किंग करने लगा हूँ, वो शायद हमारे सिलेबस के स्कोप से थोड़ा सा ये ब्रॉडर लेवल की एक्सरसाइज होगी, लेकिन इंशाल्लाह इसका इतना फ़ायदा होगा कि अगर आपको कोई सिलेबस में चीज़ नहीं भी है, कहीं से बाहर से लिंक करते भी हैं तो आपका व्यूइंग थोड़ा ब्रॉडर हो जाएगा। अब सुनिएगा ज़रा। हम चाहते हैं कि इकोनॉमी ग्रो करे, जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये भी यही है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का ऑब्जेक्टिव भी यही है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब सर इकोनॉमिक ग्रोथ किससे कहते हैं? ये तो बात की बात है, ये सुने, इकोनॉमिक ग्रोथ ये मैं आपको बता देता हूं। इकोनॉमी ग्रो कब करती है? इकोनॉमी ग्रो कब करती है? अच्छा, एक कंपनी है वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी और वो 100 यूनिट्स कंपनी बेचती है, ये प्रोडक्शन हो गई और ये कंपनी ने वो 100 यूनिट सेल किए हैं। इस कंपनी ने 100 यूनिट से पैसे कमाए होंगे। अगले साल ये कंपनी 700 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, ये इस कंपनी की प्रोडक्शन, और सोल्ड 700 यूनिट। अगले साल यही कंपनी 1100 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है और ये बेचती है। बताएं क्या मैं ये कह सकता हूं कि माशाल्लाह से ये कंपनी ग्रो कर रही है? क्या मैं कह सकता हूं माशाल्लाह से ये कंपनी ग्रो कर रही है? कैसे कि पहले 100 यूनिट बेचते थे, हम प्रोड्यूस करते थे और बेचते थे, उसके बाद अगले साल 700 यूनिट पे पहुंचे और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 1100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और 1100 यूनिट्स बेचते हैं। पहले 100 यूनिट से कमाई हो रही थी, उसके बाद 700 और आज 1100 यूनिट्स बेच रहे हैं। तकरीबन कोई 1000 यूनिट से जो फायदा मुनाफा कमा रहे हैं वो इजाफी फायदा कमा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ग्रोथ का ताल्लुक किसके साथ है?
यूनिट्स से है कि कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए। अच्छा, फिर एक अगेन मासूमाना सवाल मेरा, यूनिट्स में इजाफा कैसे होगा? हम ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूनिट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? हमें लेबर की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब यह होगा कि प्रोडक्शन इकोनॉमिक ग्रोथ नाम है किस चीज का? प्रोडक्शन का। अगर मैं कहूं कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इसका दूसरा मतलब यह होगा कि पूरे मुल्क की प्रोडक्शन क्या हो रही है? वो इंक्रीज कर रही है। मींस के हमारे पूरे मुल्क में प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है। इसे कहते हैं जीडीपी, प्रोडक्शन कहते हैं जीडीपी को, जीडीपी में इजाफा हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? जैसे ये कंपनी ग्रो कर रही है, इसी तरह अगर मैं कहूं कि पूरा मुल्क ग्रो कर रहा है, कंपनी की ग्रोथ का मतलब यह है कि कंपनी में प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, मुल्क की ग्रोथ का मतलब यह है कि मुल्क की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है। बताएं मुझे, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ज्यादा लेबर रिक्वायर्ड है कि नहीं? मुझे ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ज्यादा लेबर, क्योंकि जितनी प्रोडक्शन ज्यादा उतने मुझे ज्यादा मजदूर चाहिए, मुझे ज्यादा मजदूर चाहिए। तो क्या होगा कि लेबर मुझे ज्यादा चाहिए, लेबर ज्यादा करूंगा। अच्छा, जब मैं लेबर को इंक्रीज करूंगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लेबर की इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? लेबर की इनकम बढ़ जाएगी। जो मजदूर हैं, बेचारे मजदूरों की इनकम अब बढ़ेगी। जब मजदूर की इनकम बढ़ेगी, मुझे बताइएगा, जब मजदूर की इनकम बढ़ेगी तो पॉवर्टी रेट, गुर्बत क्या होगी? कम हो जाएगी। भाई, जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो गुर्बत कम नहीं हो जाती? गुर्बत कम हो जाएगी। अच्छा, जब लोगों को हमने हायर किया, क्या अब मैं कह सकता हूं कि ये पहले बेरोजगार थे, अब रोजगार में इजाफा हो गया, यानी मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई? शाबाश, मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। इसका दूसरा मतलब क्या है कि एम्प्लॉयमेंट क्या होगी? इसका दूसरा मतलब यह है कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। ऐसे ही है ना, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। बताएं शाबाश, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो चोरी चकारी, हाँ शाबाश, अब वो चोरी चकारी खत्म हो जाएगी। क्या मैं लिख सकता हूं कि क्राइम क्या हो जाएंगे? कम, क्राइम भी कम होगा। ऐसे कि नहीं होगा? बताएं कि खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, जब लोगों की इनकम भी ज्यादा है, खुशहाली भी है, लोग रोजगार भी है, सब कुछ अच्छा है। बताएं शाबाश, क्या मैं कह सकता हूं कि हमारा मुल्क एक स्टेबल मुल्क है? इसमें ना महंगाई है, ना कोई दूसरे मसले मसाइल हैं, यानी इन्फ्लेशन इसमें क्या है? नहीं है या बहुत कम है। इन्फ्लेशन क्या है? बहुत कम है। इन्फ्लेशन कम का मतलब यह है कि प्राइसेस क्या है? स्टेबल है। क्या मैं कह सकता हूं? प्राइसेस स्टेबल हैं। अच्छा, मुझे एक बात और भी बताइएगा कि जब प्रोडक्शन हो रही है, यानी घर में जब रोटी बनती है, तो क्या हम बाहर तंदूर से भी रोटी लेते हैं? नहीं, ऑलरेडी बन रही है। अगर कोई फकीर आए तो हम दे भी सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम बाहर से इंपोर्ट, शाबाश, हम बाहर से चीजें इंपोर्ट नहीं करेंगे। हम बाहर से चीजें, बताएं, क्या हम एक्सपोर्ट करेंगे? हम चीजें एक्सपोर्ट करेंगे। हाँ, चीजें एक्सपोर्ट करेंगे। तो जब चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इसके बदले पैसे आएंगे। अब इंपोर्ट करते हैं तो पैसे जाते हैं बाहर। तो क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो क्या पैसे बाहर जाएंगे? पैसे बाहर जा नहीं रहे, पैसे आ रहे हैं मुल्क में। तो जब जा नहीं है और आ ज्यादा है, ज्यादा पैसे आ रहे हैं, पैसे कोई नहीं जा रहे,
तो मेरे पैसे ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, मुल्क के पैसे क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, मुल्क में पैसे ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, उधर भी पैसे ज्यादा हो रहे हैं मुल्क में, यानी एक्सपोर्टर ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, ये भी माशाल्लाह कमाता है, बिजनेसेस भी चल रहे हैं, माशाल्लाह से लोग एम्प्लॉयड हैं, उनकी इनकम ज्यादा है, ये लेबर भी जो है वो एम्प्लॉयड है, ये भी कमा रहे हैं, माशाल्लाह से प्रोडक्शन हो रही है, प्रोड्यूसर भी कमा रहे हैं, कमा रहे कि नहीं? ये भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, हर कोई कमा रहा है। तो बताएं कमाई पे शहबाज शरीफ साहब को टैक्स देंगे क्या नहीं देंगे? हाँ, तो जब ये सारी चीजें हैं तो टैक्सेस भी क्या होंगे? टैक्स जब ज्यादा तो शहबाज शरीफ साहब के पास पैसे भी, गवर्नमेंट की इनकम क्या होगी? ज्यादा। तो जब गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा होगी तो क्या गवर्नमेंट डेवलपमेंट वर्क कर सकती है? हाँ, गवर्नमेंट अब डेवलपमेंट वर्क कर सकती है। इसी का नाम है कोई खुशहाल मुल्क। खुशहाल मुल्क। अब क्या ये सारी चीजें पाकिस्तान में है? अगर क्या ये सारी चीजें पाकिस्तान में है? हाय काश, इसीलिए तो पाकिस्तान में खुशहाली नहीं है। इसी का नाम खुशहाल मुल्क है। अगर ये पाकिस्तान में सारी चीजें होती हैं तो मैं कहूंगा खुशहाल पाकिस्तान। अब नहीं है तो क्या मैं नहीं कह सकता खुशहाल पाकिस्तान। यहां पे मजदूरों के लिए काम की अपॉर्चुनिटी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, क्राइम रेट ज्यादा है, टैक्सेस ज्यादा है, गवर्नमेंट इनकम पे इनकम लिए जा रही है। वो सारे पैसे गवर्नमेंट के इस क्राइम को रोकने के लिए हैं। लोग बेचारे मर रहे हैं, उनको जो है वो खाना खिलाने के लिए है। लोगों के पास घर नहीं है तो छत के लिए पैसे गवर्नमेंट दे रही है। तो गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं कर सकती। गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं कर सकती। एक्सपोर्टर जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। हम बाहर की चीजों पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं तो बाहर पैसा जा रहा है, आ कोई नहीं रहा। तो जब पैसा जाएगा आएगा नहीं तो कहां हम खुशहाल रह सकते हैं? कुछ कोई बात समझ आई? अगर वो कहानी आपको समझ आ गई तो समझो ये चैप्टर आपको समझ आ गया, ये सब पूरी कहानी आपको इकोनॉमिक्स समझ आ गई। बस इकोनॉमिक्स आपको समझ आ गई। अब कोई आपसे पूछे कि हमारे पाकिस्तान के ये जो कंडीशन है ये किस वजह से है, आपने कहना आजा मैं तुझे बताता हूं। बस ये आपने सारा काम करना है, ठीक है? ये सारा काम आपने करना है। अब ये अगर आपको सारी बातें समझ आ गई तो ये वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपको आ गया समझ, ये आपने समझ लिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज पढ़ें जरा। नंबर 1 है इकोनॉमिक ग्रोथ। सर व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इंक्रीज इन जीडीपी ऑफ अ नेशन और टाइम। अंडरलाइन करेंगे आप जीडीपी को अंडरलाइन करेंगे, हवा में अंडरलाइन करें। जीडीपी मींस प्रोडक्शन मींस कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ अ नेशन और टाइम। इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ नेशन और टाइम, वक्त के साथ साथ, जैसे एक कंपनी में वक्त के साथ साथ उसकी प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा था, इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ अ नेशन, इसमें कंपनी नहीं, ऑफ अ नेशन ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा। भाई इससे इजाफे से क्या होगा? इससे हमें क्या फायदा होगा? इससे जो फायदा होगा वो होगा इट विल इंक्रीज द वेल्थ ऑफ अ इंडिविजुअल। किसी एक इंडिविजुअल के वेल्थ में इजाफा होगा? नहीं 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 नहीं, नेशन में प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो ये तो इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द कंट्री। तो जब सारे लोगों की वेल्थ ज्यादा होगी तो हम कहेंगे कि पाकिस्तान एक खुशहाल पाकिस्तान है। खुशहाल पाकिस्तान से मुराद क्या है? यहां पे रहने वाले लोग खुशहाल हैं, यहां पे रहने वाले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल जो है वो इनहांस हो जाएगा, वो इंप्रूव हो जाएगा। तो फिर से बताएं शाबाश, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ मींस कि मुल्क में प्रोडक्शन का इजाफा, वक्त के साथ साथ प्रोडक्शन में इजाफा। अगर प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है तो इससे लोगों की इनकम बढ़ेगी, वेल्थ, दौलत बढ़ेगी, विच विल इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। ठीक है, तो लोग अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, लोग अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, याशी वाली जिंदगी गुजारेंगे।
ओके, बताएं शाबाश कि गवर्नमेंट का मकसद होना चाहिए अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? यस, बिल्कुल होना चाहिए। नंबर 2 है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल किसे कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मींस के अनएम्प्लॉयमेंट कम, मींस के अनएम्प्लॉयमेंट कम। कहता है गवर्नमेंट है सोशल ऑब्जेक्टिव टू अचीव फुल, गवर्नमेंट का मकसद फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी होना चाहिए। क्यों भाई? अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं है मींस के अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो फिर क्या होगा? अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो फिर ह्यूमन रिसोर्स को यानी मजदूरों को, लेबर को, लोगों को, स्पेशलाइज स्किलफुल बंदों को, इनको इस्तेमाल करके जो हम काम करवा सकते हैं, जो फायदा इनसे ले सकते हैं, वो अब अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत में नहीं ले सकते, जाया हो जाएंगी उनकी स्किल्स। तो हमने एक बहुत बड़े रिसोर्स को जाया किया। तो कहते हैं गवर्नमेंट अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करती है तो इट वुड इंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल करना ऑफ ह्यूमन रिसोर्स यानी मजदूरों को, लेबर को, असातिज़ा को, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, स्किलफुल पर्संस को, हर एक को। तो ये ह्यूमन रिसोर्स है। एंड इंक्रीज नेशनल आउटपुट, अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? अच्छी तरह से यूटिलाइज किया तो हम नेशनल आउटपुट को यानी पूरे मुल्क की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। आपको पता है कि ये सारी चीजें जो है वो प्रोडक्शन से लिंक करती है। देखेंगे आप, सारी चीजें प्रोडक्शन से लिंक करती है। अब अगर आपसे कोई पूछे, देखिए आपका विजन जो है वो मजीद ब्रॉड हो रहा है, आपसे कोई पूछे कि मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है, अब आपने उसको लंबे चौड़ी कहानियां नहीं सुनानी, ये सारा काम नहीं करना। आपने उससे कहना है जब जीडीपी में इजाफा होगा, जब प्रोडक्शन में इजाफा होगा। अगर पाकिस्तान ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करे ना आज, तो पाकिस्तान यूं तरक्की करेगा। अगर ये करे, पाकिस्तान क्यों आज तरक्की नहीं कर रहा? क्योंकि पाकिस्तान में प्रोडक्शन नहीं हो रही, और ये सारी चीजें प्रोडक्शन से लिंक करती हैं। आपकी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, तो प्रोडक्शन हो नहीं रही। प्रोडक्शन नहीं हो रही तो सारे ये जो सोशल एविल्स हैं उसके साथ लिंक्ड हैं। तो गवर्नमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करने की हर मुमकिन कोशिश करती है ताकि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को हम मैक्सिमम अच्छे से यूटिलाइज करें, अच्छे से इस्तेमाल करें, और उससे प्रोडक्शन पूरे मुल्क की बढ़े, ज्यादा हो। और अगर बताएं शाबाश कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो यानी हम इनको इस्तेमाल नहीं कर रहे, अब क्या होगा? लोग बेरोजगार हैं, पैसे होंगे नहीं, खाना तो है ना, अब जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना है। तो बताएं शाबाश, अब पैसे हैं नहीं तो खाना अपना कैसे अरेंज करेंगे? खाना कैसे अरेंज करेंगे? डाके डालेंगे, चोरी करेंगे, इधर उधर जो है वो कोशिश होगी कि किसी तरह जो है वो पैसे मिले, तो धोखा, क्राइम और सारी चीजें। तो इट वुड इंक्रीज क्राइम, इट वुड इंक्रीज क्राइम अगर अनएम्प्लॉयमेंट है। सो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो, ताकि ये सारे नशे, सारे जो ये वेले फिर रहे, ये सारे क्या कुछ ना कोई काम करें। तो जब ये काम पे लग जाएंगे तो इट वुड ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस क्राइम। और सोशल सिक्योरिटी पेमेंट इज ए रिजल्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये भी गवर्नमेंट के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों का ख्याल रखें, फिर लोगों के शेल्टर का, लोगों के छत का ख्याल रखें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें, उनके अद्वयात की चीज़ें प्रोवाइड करें, बीमारियों से बचाएं इनको, क्योंकि ये लोग तो कोई भी चीज़ फिर खा लेंगे, उससे बीमार होंगे, फिर ये अगेन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। गवर्नमेंट को हॉस्पिटल्स प्रोड्यूस बनाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट के स्कूल्स ज़्यादा से ज़्यादा फिर होंगे, जिससे गवर्नमेंट का एक खर्चा तो बढ़ता है लेकिन गवर्नमेंट को कुछ आता नहीं है, यानी कोई कमाई नहीं होती। तो इसलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो फिर डेवलपमेंट वर्क की तरफ नहीं जा सकती। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? फिर यही क्राइम को रिड्यूस करना, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट प्रोवाइड करना, ये फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाएगी। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करना। फायदा क्या होगा? बताएं शाबाश, फायदा क्या होगा? नेशनल आउटपुट हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्राइम कम और सोशल सिक्योरिटी पेमेंट भी कम। ठीक है, तो ये बात हमें समझ आ गई। तो गवर्नमेंट का दूसरा ऑब्जेक्टिव बड़ा होना चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करना। भाई फ्रेम ठीक है वहां से यहां तक? ओके ओके, मैं ना भी मेरी शक्ल आए तो कोई मसला नहीं, लेकिन बोर्ड क्लियर होना चाहिए। ओके ओके,
जी। नंबर 3, इट्स प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी, जैसे पहले मैंने डिस्कस किया, प्राइस स्टेबिलिटी के हम ये भी चाहते हैं प्राइसेस स्टेबल रहे, प्राइसेस स्टेबल। प्राइसेस अगर अनस्टेबल ना होना तो बहुत बड़ा मसला होता है। जैसे छोड़ें उस मसले को तो छोड़ें, लेकिन मुझे ये बताएं कि प्राइसेस अगर अनस्टेबल नहीं है तो उसका नुकसान क्या हो सकता है। जैसे हमारा बिजली का बिल आता है, जैसे हमारा बिजली का बिल आता है, किसी महीने बिजली का बिल 3,000 आता है, अगले महीने बिजली का बिल 15,000 हो जाता है, किसी महीने बिजली का बिल होता है फॉर एग्जांपल 2,500, अगले महीने फिर जम करता है 21,000 बिल आ गया। तो हम कहते हैं क्या बकवास है ये, हमारी तो कंजम्पशन उतनी है, कभी बिल इतना कभी बिल, मेरा तो पूरा ये पैसे का जो हिसाब किताब है ये पूरा खराब हो जाता है। भाई अगर बिल देना है ना तो ऐसा कोई बिल दो कि जैसे ये 3,000 है तो 3,500 हो जाए, 3,200 हो जाए, 2,800 बिल हो, इतना डिफरेंस दे देते हैं वो। अब पैसे पेड़ों पे तो नहीं उगते कि मैं बस मैं बिल आ गया चलो बस ज्यादा उतारो। नहीं 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 नहीं, हमने तो हिसाब लगाना होता है, हमने तो हिसाब रखना होता है। मेरे पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब कर देते हैं ये। पूरे महीने का जो मेरा हिसाब किताब होता है वो बिगड़ जाता है। अब पूरा महीना जो है वो मैं मुश्किल में गुजरता है। फिर इसी तरह हम हॉस्टल में हैं, हमारे घर वालों का अगर हम ये कहें कि इस महीने हमें 10,000 चाहिए, अगले महीने उन्हें कहें 70,000 भेजो, फिर अगले महीने वो अब जहन में उन्होंने रखा होगा 70,000 भेजना है, हमने कहा नहीं 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 15,000। अगले महीने फिर उन्होंने कहा 1,25,000 हो गया, 1,25,000 भेज दो। घर वाले आखिर तक आ जाएंगे, वो कहेंगे भाई हमें कोई एक अमाउंट बताओ, आपको कितने पैसे चाहिए। तो हमारे घर वाले भी सर्टेनिटी चाहते हैं, वो भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो भी कहते हैं कभी कम कभी ज्यादा ऐसे ना क्या करो, हमें एक अमाउंट बताओ कि आपको हर महीने कितने पैसे चाहिए होंगे, हम उतने पैसे आपको ट्रांसफर करेंगे। तो जब वो स्टेबिलिटी चाहते हैं तो बताएं समझ के बिजनेसमैन स्टेबिलिटी नहीं चाहेगा। बिजनेसमैन को क्या प्रॉब्लम है सर, बिजनेसमैन क्यों स्टेबिलिटी चाहता है? सुने जरा, बिजनेसमैन क्यों प्राइस स्टेबिलिटी चाहता है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन ने जो चीजें खरीदी हैं, जो बिजनेसमैन ने चीजें खरीदी हैं तो ये बिजनेसमैन के लिए कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इनपुट या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कह सकते हैं आप, जो उसने चीजें खरीदी हैं आगे उसने बेचनी है। तो ये उसने टमाटर जो है वो खरीदे थे, टमाटर खरीदे थे 80 रुपए किलो। अब ये बेचेगा तो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा, प्लस प्रॉफिट रखेगा इसमें, और इसकी प्राइस हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया। 20 रुपए का उसने इसमें प्रॉफिट ऐड किया है। अच्छा, अब प्राइस फ्लक्चुएट करती है, प्राइसेस चेंज होती है, और प्राइस चेंज होके मार्केट में ये चीज फॉर एग्जांपल सस्ती हो गई, मार्केट में ये चीज सस्ती हो गई। सस्ती से मुराद ये है कि अब ये टमाटर जो है वो उसकी कॉस्ट हो गई है 50 रुपए पर केजी। अब डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा तो नहीं रख सकता, वो प्रॉफिट अगर 20 रुपए का, जैसे पहले उसने 20 का प्रॉफिट मार्जिन रखा था, अब भी 20 का प्रॉफिट मार्जिन रखता है, तो ये इसके लिए जो प्राइस हो जाएगी वो ₹70 हो जाएगी। अब इसने चीज खरीदी कितने की थी और बेचने कितने की पड़ेगी, तो ये तो नुकसान हो जाएगा, ये तो नुकसान हो जाएगा। तो ये जो प्रोड्यूसर है ये भी स्टेबिलिटी चाहता है, वो कहता है ये ना हो, ये ना हो, मार्केट में ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन ना हो। इसी तरह कंज्यूमर है, कंज्यूमर अगर आज से आपसे चीज खरीदता है ना, आपने उसे 100 रुपए चीज दी है, जैसे पाकिस्तान में तो माशाल्लाह से बहुत मोस्ट कॉमन है ये एग्जांपल, आप उसे 2 दिन बाद वही चीज खरीदने जाओ तो वो कहेगा भाई ये 250 की हो गई चीज, आप हक्के बक्के रह जाते हो, भाई कल परसों तो 100 रुपए में आपने ये चीज दी थी। भाई वो कल की बात थी, तुमने सुना नहीं, तुमने देखा नहीं, लगता है तुम पाकिस्तान में नहीं आए हो, पेट्रोल जो है वो 500 का हो गया, 500 से ऊपर का हो गया। तो ये चीजें अचानक, ये रातों रात जो चीजें तब्दील हो जाती हैं, ये प्राइस इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंटली चेंज होती हैं, ये लोगों को नहीं पसंद, बल्कि इकोनॉमी में किसी को भी ये नहीं पसंद। ठीक है, बात समझ आ गई। तो हर कोई चाहता है कि प्राइस स्टेबिलिटी हो, हम भी चाहते हैं, गवर्नमेंट भी चाहती है।
गवर्नमेंट इंश्योर करती है देयर इज नो और लो इन्फ्लेशन, क्या हो, नो और लो, इन्फ्लेशन हो ही ना, अगर इन्फ्लेशन हो तो बहुत ज्यादा ना हो, प्राइस में जो चेंज, प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आए वो बहुत थोड़ी सी हो, वो बहुत कम हो, तो यह है नो और लो इंश्योरिंग स्टेबिलिटी इन प्राइसेस एंड एक्सचेंज रेट। यानी एक्सचेंज रेट कहता है बाहर की दुनिया को जो पैसे हम पे करते हैं, बाहर की दुनिया को भी इतनी ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए कि हमने उनसे चीजें खरीदी थी, हमने कहा हमें एक आईफोन चाहिए, उसने कहा ठीक है आईफोन जो है वो होगा फॉर एग्जांपल $1000 का है, $1000 का आईफोन है, और डॉलर की आज की वैल्यू है, $1 बराबर है, आई अज्यूम ₹300, आई अज्यूम के रुपीस है 300, बताएं मैं कितने के लिए खुद को लायबल फील करूंगा, कितने पैसे देने पड़ेंगे मुझे, बताएं शाबाश, कितना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 लाख। अब मैं खुद को लायबल फील करूंगा कि जब मेरा आईफोन आएगा तो मुझे ये पैसे देने पड़ेंगे 3 लाख, लेकिन जब 2-3 महीने बाद मेरा आईफोन आया तो इस वक्त $1 की कीमत थी ₹400 पर डॉलर। बताएं जब आईफोन आया तो कितने देने पड़ गए, 4 लाख। तो क्या अब मैं बैठ के खुश हूंगा या रोऊंगा, हाँ अब हम रोएंगे बैठ के, अब तो हम रोएंगे, इतने पैसे देने पड़े, 1 लाख इजाफी पैसे देने पड़ने, 1 लाख इजाफी देने पड़ने। तो ये हम नहीं चाहते कि एक्सचेंज रेट, इसको कहते हैं एक्सचेंज रेट। पहले आपने प्राइसेस देखी, अब आपने एक्सचेंज रेट भी देख लिया। एक्सचेंज रेट कहते हैं कि फॉरेन करेंसी को एक्सप्रेस करना इन डोमेस्टिक करेंसी, एक्सप्रेसिंग फॉरेन करेंसी इन लोकल या डोमेस्टिक करेंसी इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन भी लोग पसंद नहीं करते, तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन ना हो, क्योंकि देखें अब 300 वाली चीज 400 में पड़ रही है तो मार्केट में उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक तो प्रोड्यूसर जिसने ये चीज खरीदी थी अब आगे मार्केट में बेचेगा, तो बताएं शाबाश उसको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, उसको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। 3 लाख वाली चीज 4 लाख में बेचेगा तो लोग कहेंगे भाई हम तो आपसे नहीं खरीदेंगे, आप इतनी महंगी चीजें बेच रहे हो। तो इस तरह प्रोड्यूसर की चीजें बिकेंगे नहीं, तो पूरी मार्केट क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, पूरी मार्केट डाउन हो जाएगी, पूरी मार्केट खराब हो जाएगी। तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि क्या हो, प्राइस स्टेबिलिटी हो, प्राइसेस क्या रहे, स्टेबल रहे, प्राइस इंश्योरिंग स्टेबिलिटी इन प्राइसेस एंड एक्सचेंज रेट। हमें बात क्लियर हो गई, शाबाश, वेल डन। तो 3 बातें बताएं शाबाश। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, नंबर 2 फुल एम्प्लॉयमेंट, नंबर 3 प्राइस स्टेबिलिटी, नंबर 4 इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को अंडरलाइन करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट को अंडरलाइन करके लिखें, इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट, इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट। अच्छा, लफ्ज इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कहते हैं बैलेंस को, बैलेंस को, यानी ना तो इंपोर्ट ज्यादा होनी चाहिए और ना एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होनी चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कोशिश इसकी ये होती है कि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या हो, बराबर बराबर। वैसे तो एक्सपोर्ट का फायदा है, एक्सपोर्ट का फायदा है जरूर, लेकिन गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि इक्वल हो। क्यों, उसका नुकसान क्या होगा फ्यूचर में देखेंगे, हमारे सिलेबस में डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट को। अब पढ़ते हैं, देखिएगा, थ्रू इट्स पॉलिसीज गवर्नमेंट इंश्योर देयर इज अ बैलेंस बिटवीन इट्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट
बाय कैसे 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 बाय रिस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट्स, इंपोर्ट को कम करो, प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट बढ़ाओ, क्योंकि उसको भी पता है कि माशाल्लाह से पाकिस्तान की इंपोर्ट बहुत ज्यादा, एक्सपोर्ट कम है। कहते हैं हम क्या करेंगे, इंपोर्ट को कम करके एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, यानी दोनों को बैलेंस लेकर आएंगे। बात हमें समझ आ गई? ताकि पैसे, एक इंपोर्ट के बदले क्या होता है, पैसे बाहर ज्यादा जाते हैं, तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट की कोशिश होती है पैसे ज्यादा बाहर ना जाएं, मुल्क के अंदर ही रहे। और आखिरी ऑब्जेक्टिव वो इक्विलिब्रियम इन फिस्कल बजट। फिस्कल बजट अगेन आप अंडरलाइन करेंगे, मुश्किल लफ्ज आ गया फिस्कल बजट। फिस्कल बजट को अंडरलाइन करके लिखेंगे गवर्नमेंट का रेवेन्यू वर्सेस गवर्नमेंट के खर्चे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू वर्सेस गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, खर्चे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट के खर्चे। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ, बैलेंस। बैलेंस बोले तो अब ये इक्वल होने चाहिए, बराबर हो। अच्छा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा हो फिर तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट के खर्चों से गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा हो अच्छी बात नहीं है। चले गवर्नमेंट को छोड़ें, मुझे बताएं आपका रेवेन्यू आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए तो पैसे आप सेव करते हैं ना, तो ये तो अच्छी बात होती है, ये तो अच्छी बात होती है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू गवर्नमेंट के खर्चों से ज्यादा हो जाए, ये भी तो अच्छी बात है ना। जिस दिन याद रखिएगा गवर्नमेंट का रेवेन्यू गवर्नमेंट के खर्चों से ज्यादा हो जाएगा, तबाही फिर जाएगी, तबाही। गवर्नमेंट का रेवेन्यू जब गवर्नमेंट के खर्चों से ज्यादा हो गया, तबाह हो जाएगा ये मुल्क। वो मुल्क कभी नहीं तरक्की कर सकता जिसका गवर्नमेंट का रेवेन्यू गवर्नमेंट के खर्चों से ज्यादा हो। सर प्लीज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इसमें क्या फ्रॉड का रिस्क हो सकते हैं? फ्रॉड नहीं डिस्कस करें हम। गवर्नमेंट का कहाँ फ्रॉड करती है, कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? एक पता नहीं किस मुल्क की बात हो रही होगी। अच्छा चलें देखें, देखते रहें, सुनते रहें। अच्छा, आपको पता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या, गवर्नमेंट कहाँ से पैसे कमाती है? जॉब करेगी ना गवर्नमेंट, हाँ फिर गवर्नमेंट का रेवेन्यू जी प्रोडक्शन से, गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, शहबाज शरीफ साहब प्रोड्यूस करते हैं, सुबह खेतों में जाते हैं। फिर गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है टैक्सेस से, टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न करती है। रेवेन्यू मीन्स के पैसे कहाँ से आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की इनकम। ओहो मुश्किल लफ्ज होगी ना, रेवेन्यू गवर्नमेंट की इनकम जी। और बता सकते हैं कोई सोर्स? टैक्स और नॉन टैक्स। सर टैक्स की तो बात समझ आ गई, सर टैक्स की तो बात समझ आ गई, पैसे देना गवर्नमेंट को बिला वजह। ये नॉन टैक्स क्या है? ये नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा होता है? ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है फॉर एग्जांपल फाइन फीस या फिर आप लाइसेंस बोल कह सकते हैं, ठीक है। कोई पेनल्टी ये लिखता हूं मैं, पेनल्टी। आपका चालान हो गया तो ये बताएं शाबाश क्या है, ये टैक्स है? नो, दिस इज व्हाट गवर्नमेंट फाइन, नॉन टैक्स है ये। आप लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो लाइसेंस की फीस होती है कि नहीं होती? लाइसेंस कॉस्ट इज अ फी। गवर्नमेंट के किसी लॉ की वायलेशन की है तो गवर्नमेंट उस पर जो इजाफी पैसे होते हैं आपसे चार्ज कर सकते हैं। यस, दिस इज कॉल्ड पेनल्टी।
तो ये नॉन टैक्स की एग्जाम्पल और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकती है और बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकती है। गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट सेक्टर से भी पैसा रेवेन्यू अर्न किया जा सकता है, वो भी नॉन टैक्स होता है। जैसे लाहौर में जो है वो आपको पता है कि ये स्पीडो बस चलती है, ऑरेंज लाइन है, दूसरे है गवर्नमेंट के स्कूल्स या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स जो होते हैं, थोड़ी थोड़ी फीस तो होती है, वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू ही कहलाता है, वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। तो ये दो तरीके से गवर्नमेंट पैसे अर्न करती है। और गवर्नमेंट खर्च कहां पे करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट खर्च करती है, गवर्नमेंट ये सड़कों पे खर्च करती है, स्कूल्स पे खर्च करती है, पब्लिक पार्क पे खर्च करती है। बेसिकली गवर्नमेंट खर्च करती है लोगों के सोशल ऑब्जेक्टिव पे खर्च करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम करती है, लोगों के फलाह बहबूद के लिए गवर्नमेंट काम करती है, अवाम के नफ़े के लिए गवर्नमेंट हमेशा काम करती है। अपनी जायदादें गवर्नमेंट नहीं बनाती, ये गाड़ियां गवर्नमेंट जो है वो खरीदना गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बाहर बैरून मुल्क में जो है वो जायदादें खरीदना गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, हरगिज़ नहीं है। जैसे पाकिस्तानी माशाल्लाह करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। अच्छा सुने, अब सुने गवर्नमेंट ने हमसे ज्यादा पैसा ले लिया, क्या किया गवर्नमेंट ने? ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया, ज्यादा फाइन गवर्नमेंट ने ले लिए, पेनल्टी ज्यादा गवर्नमेंट ने इंपोज की। बताए गवर्नमेंट तो किस लिए काम करती है? लोगों के फलाह के लिए गवर्नमेंट काम करती है। तो ज्यादा टैक्स लेना ये कोई फलाही काम है क्या? गवर्नमेंट को खर्च करना था, खर्च के लिए चाहिए थे 100 रुपया, और गवर्नमेंट ने आवाम से कलेक्ट किए 120 रुपए। ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहलाता है, ये गवर्नमेंट के खर्चे हैं। बताएं गवर्नमेंट का रेवेन्यू गवर्नमेंट के खर्चों से ज्यादा हो गया ना। गवर्नमेंट का ज्यादा रेवेन्यू होना ये आवाम पे छुरी फेरने के बराबर है। हमसे ज्यादा पैसे ले लिए, ओए जालिमो, आपको 100 रुपए की जरूरत थी, 120 रुपए ले रहे हो हमसे, 100 रुपए ले लेते तो बात समझ में आती, 20 रुपए इजाफी लेना तो आपने जुल्म किया है। तो गवर्नमेंट का काम करना नहीं होता, गवर्नमेंट का काम तो लोगों के फलाह और लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है। तो ये अवाम पे बताएं शाबाश, गर्दन पे छुरी नहीं है तो और क्या है? तो याद रखिएगा गवर्नमेंट सरप्लस में जब हो गया ना, यानी गवर्नमेंट का ये बजट, तो उस वक्त ये मुल्क का बेड़ा तो हमेशा सुनते हैं कभी गवर्नमेंट का जो बजट होता है ना वो सरप्लस में नहीं जाता, और ना उनकी कोशिश होती है कि कभी हमारा बजट सरप्लस में हो। तो अब बात समझ आई कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू गवर्नमेंट के खर्चों से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए लिखा हुआ गवर्नमेंट इंश्योर व्हाट, government ensure that there is a balance between its public expenditure and tax revenue। ये होता है रेवेन्यू और ये है खर्चे गवर्नमेंट के, ठीक है। रेवेन्यू खर्चों से कम ही होना चाहिए, या बराबर हो या बराबर नहीं हो सकता तो कम हो। कोशिश ये होती है कि बराबर हो, बराबर नहीं तो कम ही सही, बराबर नहीं तो कम ही सही। कभी जिस दिन भी बढ़ गया ना, 1 रुपया भी बढ़ गया तो सब खत्म, तो सब खत्म। क्या हमें ये बात समझ आ गई? 5 ऑब्जेक्टिव हमें याद हो गए, कौन कौन सा है? इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, प्राइस स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, इक्विलिब्रियम इन फिस्कल बजट। तो ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं। ठीक हो गई बात? ओके अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी कहा जाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम भी कहते हैं इसको, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल। क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो बड़े लेवल पे बात करेंगे, तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम भी है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी कहते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को अंडरस्टैंड करने से पहले इकोनॉमिक्स को हमने डिफाइन किया था। इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में था कि इकोनॉमिक्स क्या है? 4 लोगों के फाइनेंशियल डिसीजन का नाम है। नंबर 1 बायर, नंबर 2 सेलर, शाबाश, नंबर 3
गवर्नमेंट, और नंबर 4 इंटरनेशनल ट्रेडर्स। हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स इन 4 लोगों के फाइनेंशियल डिसीजन का नाम है। अच्छा, अगर किसी डिसीजंस में हम इन 2 को डिस्कस करें सिर्फ, यानी हम इन 2 के डिसीजंस को अगर डिस्कस करते हैं तो इस इकोनॉमी को कहा जाता है ये 2 सेक्टर इकोनॉमी है। कौन सी? या इसका दूसरा नाम है सिंपल इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी या सिंपल इकोनॉमी। बात समझ आ गई? अगर हम ये बायर यानी 2 सेक्टर इकोनॉमी प्लस गवर्नमेंट को भी ऐड करें, तो अगर हम गवर्नमेंट को भी साथ ऐड करते हैं तो पॉज कीजिए जी, अगर हम गवर्नमेंट को भी ऐड करें तो मैंने गवर्नमेंट सिंपल 2 सेक्टर इकोनॉमी है, ये नहीं कि 2 सेक्टर नहीं है, तो इसमें 3 सेक्टर आ जाएंगे, बायर भी आएगा, सेलर भी आएगा, अब तो गवर्नमेंट भी आ गई। तो जब गवर्नमेंट भी आ जाए तो इसको हम नाम देते हैं, अब 2 से कितने हो गए? 3 हो गए ना, 3 हो गए, तो 3 सेक्टर इकोनॉमी। 3 सेक्टर इकोनॉमी का दूसरा नाम है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या? क्लोज्ड इकोनॉमी। ये क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। अगर सिर्फ बायर और सेलर हो तो 2 सेक्टर इकोनॉमी, अगर बायर सेलर गवर्नमेंट भी ऐड हो जाए तो 3 सेक्टर इकोनॉमी। इसको कहते हैं सिंपल इकोनॉमी, जिसमें सिर्फ बायर और सेलर होते हैं, और अगर गवर्नमेंट भी आ जाए तो ये सॉरी क्लोज्ड इकोनॉमी, हाँ क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। अच्छा, अब इकोनॉमी में होते तो 4 लोग हैं, तो सर अगर चारों आ जाएं तो फिर क्या करेंगे? तो इसमें एक तो 3 सेक्टर इकोनॉमी प्लस अगर इंटरनेशनल ट्रेडर भी हो तो सर इसको क्या नाम देंगे? इसका नाम हम रखेंगे फिर 4 सेक्टर नहीं, इसी का नाम भी, इसको भी 3 सेक्टर भी बोलते हैं, इसको 3 सेक्टर भी कह सकते हैं आप, 3 सेक्टर भी कह सकते हैं आप, 3 सेक्टर, लेकिन है सर 4, 3 सेक्टर इकोनॉमी, या इसको कहा जाता है ओपन इकोनॉमी। कौन सी? ओपन इकोनॉमी। 3 सेक्टर इकोनॉमी भी है या ओपन इकोनॉमी। सर इसको, इसमें चूंकि 2 एजेंट थे, 2 पार्टिसिपेंट्स थे, तो हमने इसको 2 सेक्टर का नाम दिया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट भी ऐड हो गई तो हमने इसको 3 सेक्टर का नाम दे दिया। लेकिन अब तो सर चारों हो गए, इंटरनेशनल ट्रेडर भी, तो इसको 4 सेक्टर का नाम क्यों ना दें? भाई नाम क्या है? नहीं, आपका नाम क्यों? उसामा क्यों? हाँ, तो मेरे से अगर स्टूडेंट ने पूछा सर फिर इसको 4 सेक्टर का नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये भी इसके वालिदैन ने रखा था, ये इकोनॉमिक्स के जो पेरेंट है, इकोनॉमिक्स के पेरेंट ने इसका नाम रखा हुआ है 3 सेक्टर इकोनॉमी, तो मैं किसी का नाम कैसे चेंज कर सकता हूँ? तो हमारे बड़ों ने इसका नाम रखा हुआ है 3 सेक्टर इकोनॉमी। हाँ, कहें तो मैं फिर भी बता दूं 3 सेक्टर, कहें तो मैं 3 सेक्टर फिर भी बता दूं। मुझे बताइए, ये बायर हमारे मुल्क में होगा, ये सेलर भी हमारे मुल्क में होगा, जो ट्रांजैक्शन होगी हमारे मुल्क में होगी, पैसा क्या बाहर जाएगा? क्या पैसा बाहर जा रहा है? क्या चीजें बाहर प्रोड्यूस हो रही है? क्या चीजें बाहर प्रोड्यूस हो रही है? गवर्नमेंट भी हमारे मुल्क की है, पैसा भी इधर खर्च हो रहा है। हाँ, तो पैसा मुल्क के अंदर ही फ्लो कर रहा है, ये एक हाथ से दूसरे हाथ ट्रांसफर हो रहा है, और प्रोडक्शन डिसीजन भी मुल्क के अंदर है। इसी केस में बताएं पैसा किधर जा रहा है? पैसा जा किधर रहा है? बाहर के मुल्क। पैसा आ कहां से रहा है? बाहर के मुल्क से आ रहा है। क्या हमारा पैसा होगा? नहीं, मेरा तो है नहीं। बताएं क्या प्रोडक्शन मुल्क के अंदर हो रही है? बाहर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। तो इसलिए उसे अपने सेक्टर में ऐड नहीं किया कि ऐसा है जिसमें बाहर के लोग भी हैं, बाहर के लोग भी हैं, तो बाहर के लोगों को हम उसमें अपने लोगों में शामिल नहीं करते। हाँ, बाहर के लोगों के साथ क्या हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता? नहीं, ताल्लुक होता है। इसलिए हमने कहा कि इकोनॉमिक एजेंट जरूर है, इकोनॉमिक एजेंट जरूर है, पर हमारे लेवल पे नहीं। लेकिन ओपन इकोनॉमी का मतलब यह है कि आप उनसे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो जब चारों आ जाते हैं तो ये 3 सेक्टर इकोनॉमी या ओपन इकोनॉमी इसका नाम दिया हमने।
ये बात यहां तक समझ आ गई? यहां तक समझ आ गई इसके नाम? और जी जी सवाल है तो जरूर पूछो जरा। अगर थ्री सेक्टर इकोनॉमी आ गया, इसमें इंटरनेशनल ट्रेडर भी शामिल है और ओपन इकोनॉमी जो है वो क्वेश्चन में ना लिखा होता, हमें कैसे पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट की बात हो रही है या इंटरनेशनल ट्रेडर? हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगला कॉन्सेप्ट जो आपको बताना था वो यही था कि सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा, एग्जाम में कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने लिखा हुआ है थ्री सेक्टर इकोनॉमी, तो सर थ्री सेक्टर तो इधर भी है, थ्री सेक्टर इधर भी है, तो कौन से वाले थ्री सेक्टर की बात कर रहा है? थ्री सेक्टर इकोनॉमी जब वो कहेगा तो चूंकि ये दोनों ओवरलैपिंग है तो उसमें हमें या कहेगा ओपन है या फिर क्लोज्ड है। अगर ये नहीं कहता कि ओपन है या क्लोज्ड है तो फिर हमें या तो ये वाले तीन देगा या फिर चारों के चारों दे देगा। खुद बताएगा कि चारों पार्टिसिपेंट्स इसमें एंगेज है। तो सवाल से आपको, सवाल में ये नहीं कोई आइडेंटिफिकेशन है, कोई सिंबल्स ऐसे हैं कि आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से अपने सही नतीजे पे पहुंच सकते हो कि या तो क्लोज्ड है या फिर, अगर तीन सेक्टर की बात कर रहा है वो बायर की, सेलर की, गवर्नमेंट की और इंटरनेशनल ट्रेडर, आगे लिखा हुआ है जीरो, तो इसका मतलब क्या है कि ये इकोनॉमी कौन सी है? ये क्लोज्ड है, अदरवाइज इकोनॉमी ओपन। हो गया? हाँ ठीक है, ये बात समझ आ गई। चलें अब आगे चलते हैं। अच्छा अब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमारे पास अब तीन इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, सिंपल इकोनॉमी है। तो क्या करें, ओपन इकोनॉमी से इसको समझें, क्लोज से या सिंपल इकोनॉमी से? तीनों से कैसे समझें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम एग्जाम्पल और जितना सिलेबस में है कोशिश करेंगे इसको अंडरस्टैंड करने की। तो हम फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी सिंपल इकोनॉमी अज्यूम करेंगे। कौन सी इकोनॉमी? हम सिंपल इकोनॉमी अज्यूम करेंगे। सिंपल इकोनॉमी में कितने लोग होते हैं? दो लोग होते हैं। कौन कौन से? बायर और सेलर। सिंपल इकोनॉमी एक बायर और दूसरा सेलर। अब मैं लिखने लगा हूं बायर और सेलर। अब आपको पता है बायर का दूसरा नाम होता है इंडिविजुअल, और सेलर के लिए हम यूज करते हैं फर्म। ठीक है, इंडिविजुअल और फर्म। अच्छा मुझे बताइएगा कि फर्म में क्या होता है? प्रोडक्शन। फर्म में चीजें, फर्म मीन्स कि सेलर, सप्लायर, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या करता है? चीजें प्रोड्यूस करता है। ये प्रोड्यूस कौन करेगा? चीजें प्रोड्यूस कौन करेगा? मजदूर। मजदूर होता है ना, चीजें प्रोड्यूस करते हैं। तो मजदूर कहां से आएंगे? मजदूर ये इंडिविजुअल सोसाइटी प्रोवाइड करती है। किसको? फर्म को। फर्म को सोसाइटी प्रोवाइड करती है मजदूर, है कि नहीं? हाँ, तो मजदूर जो है इसको हमने नाम दिया था, ये तो क्या है? ये तो एक फैक्टर है। क्या है ये? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी वो चीज जिसको हम प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हों, ये क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चले जी। अच्छा ये क्या करेगा? प्रोडक्शन। ठीक है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये जाके क्या करता है? वहां पे चीजें प्रोड्यूस करता है। ओके, बात समझ आ गई? ये चीजें प्रोड्यूस करता है। ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये जो मजदूर है यानी लेबर है, लेबर इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इस लेबर को बदले में क्या मिलता है? इस लेबर को बदले में क्या मिलेगा? शाबाश, बिल्कुल, लेबर को बदले में तनख्वाह मिलेगी। लेबर की तनख्वाह को हम नाम कहते हैं, ये वेजेस रिसीव करेगा। क्या? वेजेस। अच्छा, जो ये बदले में रिसीव करता है इसको कहा जाता है रिवॉर्ड फॉर
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। रिवॉर्ड मीन्स के बदले में उससे कुछ मिलना। तो इस लेबर को बदले में क्या मिलेगा? इस लेबर को बदले में क्या मिलेगा? इस लेबर को बदले में वेजेस हम पे करेंगे। क्या? वेज रेट या वेजेस हम पे करेंगे। ओके, बताएं साहब, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लेबर यानी मजदूर जाके वहां से हाउस होल्ड आके यहां पे फार्म में चीजें प्रोड्यूस करेगा और बदले में इसको क्या मिलेगा? वेजेस मिलेंगे। ऐसा ही है ना? अच्छा, ये जो चीजें प्रोड्यूस करता है, ये पैसे ले गया, इसके बदले में इसको पैसे मिले। अब जब ये पैसे घर ले गया तो बेगम ने कहा, सरताज आपको याद है आपने वादा किया था शादी से पहले आप आईफोन गिफ्ट करेंगे, अब तो आपने तनख्वाह ले ली। तो इसने कहा कि आईफोन तो अभी हमने प्रोड्यूस किया है, कोई मसला नहीं, हम आईफोन जो इसने प्रोड्यूस किया है, अब मैं वादा किया था तो मैं मुकर तो नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, मुझे अपना वादा याद है। तो ये फर्म मार्केट में क्या करती है? ये आईफोन बेचती है। फर्म वाले इनको ही प्रोवाइड करेंगे ना। तो दिस इज कॉल्ड गुड्स। क्या? गुड्स। प्रोडक्शन यानी गुड्स। तो ये जो प्रोडक्शन है इसका फ्लो कहां से होगा? फर्म से ये हाउस होल्ड की तरफ। इंडिविजुअल्स भी लिख सकते हैं, हाउस होल्ड भी आप लिख सकते हैं। हाउस होल्ड की तरफ इसका फ्लो होगा, जिसको हम नाम देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो चीजें जो थी वो आईफोन है, इसने प्रोड्यूस किया, फर्म में आईफोन प्रोड्यूस होता है। इसका फ्लो देखिएगा, इसका फ्लो किस तरफ, कहां से कहां तक है? फ्रॉम फर्म टू इंडिविजुअल या हाउस होल्ड्स। ठीक है, और हाउस होल्ड इसके बदले में क्या करेंगे? पैसे पे करेंगे। शाबाश भी, ठीक है, बिल्कुल पैसे पे करेंगे। हाउस होल्ड वाले इसको बदले में पैसे पे करेंगे। ये हाउस होल्ड ने क्या किया? पैसे पे किए। तो इस पैसे को मैं लिखता हूं एक्सपेंडिचर, खर्चा हो गया ना, एक्सपेंडिचर ऑन आईफोन, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स या सर्विसेज जो भी है। ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा, अब मेरा आपसे मासूमाना सवाल मेरा सवाल ये है कि सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मजदूरों ने काम किया, काम के बदले इनको क्या मिला? पैसे मिले। ये पैसे कहां गए? ये पैसे कहां से कहां जा रहे हैं? शाबाश, ये पैसे जो है वो सेठ साहब की जेब से जा रहे हैं और जा किधर रहे हैं बताएं? शाबाश, मजदूर की जेब में जा रहे हैं, मजदूर के पास जा रहे हैं। ऐसा ही है ना? ये सेठ साहब से मजदूर, तो यही मजदूर जब आईफोन खरीदेगा तो मजदूर जब आईफोन खरीदता है तो बताए आईफोन के पैसे किधर जाएंगे? अब बताएं, समझ, मजदूर जब आईफोन खरीदेगा तो ये पैसे वापस सेठ साहब के पास आएंगे। वापस सेठ साहब के पास ये पैसे आने हैं ना भाई। सेठ साहब ने आईफोन प्रोड्यूस करने के बदले मजदूरों का पैसे दिए थे, जो आईफोन प्रोड्यूस हो गए, मार्केट में बेच दिए। ये पैसे वापस मजदूर जब आईफोन खरीदेगा या कोई और खरीदता है तो वापस सेठ साहब के पास पैसे आ जाते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, ये भी यही कहता है कि पैसे का सेठ साहब की जेब से निकलना और वापस सेठ साहब की जेब में आना, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कि सर्कुलर किसे कहते हैं? गोल को घुमा फिरा के ये पैसे वापस सेठ साहब के पास आना इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हमने इसमें अज्यूम किया है क्या? एक सिंपल इकोनॉमी में क्या होता है कि दो लोग होते हैं, एक हाउस होल्ड और दूसरा फर्म यानी प्रोड्यूसर।
हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं लेबर फॉर फॉर्म्स, और इनको बदले में क्या मिलता है? वेजेस। ये वेजेस घर ले जाते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी क्या खरीदते हैं? गुड्स खरीदते हैं जो यहां पे प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, या किसी और जगह पे प्रोड्यूस हुई हो। इसकी एग्जांपल लोग कहते हैं सर डायरेक्टली ये आईफोन क्यों खरीदेंगे, कोई दूसरी चीज नहीं खरीद सकते? बिल्कुल खरीद सकते हैं। इसकी एग्जांपल सुने, इसकी एग्जांपल सुने। आपने प्रिंसिपल साहब को फीस दी है, आपके वालिद साहब ने ये पैसे कमाए होंगे और आपने ये प्रिंसिपल साहब को दे दिए। ये पैसे प्रिंसिपल साहब के पास आ गए इन द फॉर्म ऑफ फीस। प्रिंसिपल साहब ये पैसे मुझे ट्रांसफ़र करते हैं, यानी इंस्ट्रक्टर मुझे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। मैंने सैलरी ले ली, मैं ये आपकी तरफ से आए थे, आपके वालिद साहब, आपके वालिद मोहतरम ने ये पैसे कमाए थे, ये आपके वालिद साहब। आपके वालिद साहब फॉर एग्जांपल, आपके वालिद साहब जो है वो क्या उनका बिज़नेस है, उनका किस चीज़ का बिज़नेस है? लैपटॉप का बिज़नेस है। उन्होंने ये पैसे कमाए थे लैपटॉप बेच के, तो इन्होंने पैसे फिर प्रिंसिपल साहब को दिए आपकी फ़ीस की मद में। प्रिंसिपल साहब ये पैसे मुझे अब इंस्ट्रक्टर को देते हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं इंस्ट्रक्टर मुझे दे दिए प्रिंसिपल साहब ने इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। मैं जाता हूँ, मैं ये चीज़ें ख़रीदता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ख़रीदता हूँ टमाटर, मैंने सब्ज़ी वाले को मैंने सब्ज़ी वाले से टमाटर ख़रीदे और ये पैसे उनको दे दिए। वही सब्ज़ी वाले को चाहिए था दूध, तो सब्ज़ी वाले ने ख़रीदा दूध और ये पैसे मिल्क शॉप में दे दिए, ठीक है। मिल्क शॉप वाले ने अपने बच्चे के स्कूल के शूज़ लेने थे, तो शूज़ के बदले शूज़ सेलर को ये पैसे दे दिए, शूज़ के बदले शूज़ सेलर को ये पैसे दे दिए। शूज़ सेलर ने आईफोन ख़रीदना था, उसने आईफोन ख़रीदा और ये जाके हफीज़ सेंटर में आईफोन सेलर को हफीज़ सेंटर में दे दिए, ठीक है। हफीज़ सेंटर वाले ने ये पैसे किसी प्रॉपर्टी डीलर को दे दिए, प्रॉपर्टी डीलर को ये पैसे दे दिए। प्रॉपर्टी डीलर वाले ने अपने बच्चे के लिए एक लैपटॉप बाय करना था, तो उसने लैपटॉप बाय करना है, तो बताएं शाबाश ये लैपटॉप आप चूँकि आपके वालिद साहब प्रोड्यूस करते हैं, तो ये पैसे वापस वालिद साहब के पास आ गए। ये पैसे घूम फिर के बताएं शाबाश वापस कहाँ पे आ रहे हैं? ये तो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये पॉसिबिलिटीज मैंने अज्यूम की है। भाई हज़ारों ऑप्शंस हो सकते हैं, हज़ारों ऑप्शंस हो सकते हैं। ये पैसे एक बंदे के जेब से निकल के वापस उसी के पास आ सकते हैं। इट्स कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर, कभी आपने नहीं किया बचपन में ऐसे आपको ख्याल आया हो कि 10 के नोट पे आपने अपना नाम या कोई साइन किया हो, आप देखते हो कि ये पैसे वापस आते हैं कि नहीं आते? बचपन में ये भी एक्सपेरिमेंट आपने किए होंगे, बहुत सारे किए हैं। फ्रिज की लाइट आपने बंद होते देखी है, तो ये भी किए होंगे लाजमी। तो ये सब के आपका भी तो बचपन था ना, आप भी तो बच्चे थे, ठीक है। ये पैसे ऐसे वापस आते थे, ये घूम फिर के पैसों का वापस आना इज कॉल्ड व्हाट? ये क्या है? ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि ये पैसा घूम फिर के वापस किधर आ रहा है? जहां से ओरिजिनेट हुआ था। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लेकिन आप इसमें देख रहे हैं कि हमने सिर्फ बायर और सेलर को अज्यूम किया है, हमने इकोनॉमी को सैंपल ही रखा है। मैंने गवर्नमेंट की बात नहीं की, मैंने इंटरनेशनल ट्रेडर की इसमें बात नहीं की, बस सिर्फ बेचने वाला खरीदने वाले की बात हो रही है। ऐसे है कि नहीं? तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ
नेशनल इनकम या इनकम भी कह सकते हैं, लेकिन ये सिंपल इकोनॉमी हमने ज्यूम की है, टू सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें एक बायर है और एक सेलर है। ना तो शहबाज शरीफ साहब है, यानी ना तो गवर्नमेंट है और ना ही कोई इंटरनेशनल ट्रेडर्स। ये कहानी आपको समझ आ गई? हाँ, तो अब देखिएगा, अब देखिएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सप्लेन हाउ गुड्स एंड services, sorry, how goods and money flow within economy, हाँ, among economic agent लिखा हुआ है, एजेंट। अब ये जो है वो टू सेक्टर भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते, थ्री में ओपन और क्लोज दोनों हो सकते हैं, थ्री में ओपन और क्लोज दोनों इकोनॉमी हो सकती है। लेकिन आपको पता है कि हमने सिंपल इकोनॉमी अज्यूम की है, किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हमने अज्यूम किया सिंपल इकोनॉमी और टू सेक्टर इकोनॉमी, क्लियर? ये फर्म है और ये हाउस होल्ड, फर्म है और हाउस होल्ड। अच्छा, कितनी देर की होगी? 10-15 मिनट और हो जाए, ठीक है। इधर देखिएगा, फर्म एंगेज हाउस होल्ड टू प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्म एंगेज करती है किसको? हाउस होल्ड टू प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड रिटर्न गिव देम रेंट, वेजेस एटसेट्रा, विच इज इनकम फॉर हाउस होल्ड, which is income for household. Household use this money to buy goods and services for firms, which is expenditure for household. There are two types of flow in the diagram. There are two types of flow in the diagram. ये देखिएगा, there are two types of flows in the diagram. एक है ये ग्रीन फ्लो और एक है ये ब्लू फ्लो, ठीक है। ये ग्रीन है और ये ब्लू, जो ये है इनर, ये आउटर फ्लो। मुझे बताएं शाबाश, इधर क्या है? इधर क्या फ्लो कर रहा है? दिस इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज प्रोडक्शन। तो ये जो इनर फ्लो है ये किस चीज का फ्लो है? प्रोडक्शन एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का है, ऐसा ही है ना, प्रोडक्शन एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। और जो आउटर फ्लो है, आउटर फ्लो बताएं शाबाश, ये क्या है? इनकम है और ये क्या है? एक्सपेंस है। तो ये जो आउटर फ्लो है ये किस चीज का फ्लो है? इनकम और एक्सपेंसेस का फ्लो है। इनर फ्लो किस चीज का फ्लो है? प्रोडक्शन एंड फैक्टर प्रोडक्शन। आउटर फ्लो किस चीज का फ्लो है? इनकम एंड एक्सपेंसेस का फ्लो है। इस फ्लो को कहा जाता है जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस है, इसमें तो पैसे के आना और पैसे का जाना है ना। इस फ्लो को कहा जाता है, इस फ्लो को नाम देते हैं कि ये है मनी फ्लो। कौन सा? ये इसको कहा जाता है मनी फ्लो, जिसमें मनी का आना और जाना है। और इस फ्लो को क्या कहा जाता है? जो ग्रीन फ्लो है इसका नाम है रियल फ्लो। क्या होगा? रियल फ्लो। एक मनी फ्लो और एक रियल फ्लो। अब अगर आपसे पूछे कि बताए मनी फ्लो कौन सा है, तो क्या कहेंगे? आउटर फ्लो, जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं। और रियल फ्लो कौन सा होता है? प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो को हम रियल फ्लो का नाम देते हैं। बात समझ आ गई? अच्छा, एक छोटा सा सवाल, और सवाल ये है कि मुझे ये बताइएगा, हम कितना खर्च कर सकते हैं? कितना खर्च कर सकते हैं? कितना? फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम है 1000, तो मैं कितना खर्च कर सकता हूँ? 10,000। फिर हाँ, जितनी मेरी इनकम है मैं उतना ही खर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम कोई पैसे बचा नहीं रहे, सेव नहीं कर रहे, गवर्नमेंट को पैसे नहीं दे रहे, तो मैं कितना खर्च कर सकता हूँ? मैं कितना खर्च कर सकता हूँ? जितनी मेरी इनकम होगी। क्या मैं अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर सकता हूँ? नो, इनकम से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। मेरी, अच्छा, फर्म कितना प्रोड्यूस कर सकती है? फर्म की प्रोडक्शन कितनी होगी? शाबाश, जितने लेबर है, जितने लेबर को उसने पैसे दिए उसके बराबर उसकी जो है वो प्रोडक्शन होगी। मींस के ये आउटपुट या प्रोडक्शन जो होगी
ये बराबर है किस चीज के? इनकम के, और वो बराबर है खर्चों के। जितनी प्रोडक्शन हुई है उसके बदले उसको इनकम मिली है, और वो खर्च भी उतना ही कर सकते हैं जितनी उनकी इनकम। उससे ज्यादा खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उससे ज्यादा तो खर्चा नहीं ना हो सकता। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्रोडक्शन? शाबाश। ये कब होगा? जब कोई सेविंग नहीं है, जब कोई टैक्स नहीं है, यानी जब पैसे कोई मैं बचा नहीं रहा अपने पास, जब मैं पैसे किसी और को नहीं दे रहा, जब पैसे कहीं और से आ नहीं रहे, तो फिर ये होगा, पॉसिबल होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, पॉज कीजिएगा। चले बताएं साहब, बस ये तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इनकम बराबर है एक्सपेंडिचर के, वो बराबर है आउटपुट के? ये तो किसी एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। अगर मैं पूरे इकोनॉमी की बात करूं, तो क्या मैं इकोनॉमी की पूरी बात करूं तो मैं लिख सकता हूं कि नेशनल इनकम, लिख सकता हूं मैं, नेशनल इनकम बराबर है किसके? नेशनल एक्सपेंडिचर के, जो कि बराबर है किसके? नेशनल आउटपुट के। अब बात समझ आ गई? तो ये पूरी इकोनॉमी की, ये कब पॉसिबल होगा? ये कब पॉसिबल है? बोलो ना, ये कब पॉसिबल है? ये उस सूरत में पॉसिबल है, ये उस वक्त पॉसिबल है जब क्या नहीं है? शाबाश। जब क्या नहीं है? जब सेविंग नहीं है, जब टैक्स कोई नहीं है, जब बाहर से पैसा आ जा नहीं रहा, तो मैं कहूंगा कि उस सूरत में क्या पॉसिबल है? नेशनल इनकम बराबर है नेशनल एक्सपेंडिचर के, बराबर है नेशनल आउटपुट के। तो ये सिंपल ही ऐसे है, ये सिंपल इकोनॉमी। बात समझ आ गई है सिंपल की? अच्छा, अब अज्यूम करते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई हम सेविंग कर रहे हैं, क्या हम शहबाज शरीफ साहब को पैसे दे रहे हैं, हम बाहर से चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने पहले कॉन्सेप्ट आपको समझाया, बाकी चीजें ऐड कर रहा हूं इसमें। तो जब ये चीजें होंगी, यानी सेविंग है, टैक्स भी है, और चीजें हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो बताएं क्या इकोनॉमी में ये फ्लो होगा? ये वाले पैसे इकोनॉमी में फ्लो कर सकते हैं क्या? ये पैसे वापस सेठ साहब के पास जाएंगे जो शहबाज शरीफ साहब के जेब में चले गए? नहीं नहीं नहीं, कैसे बताए साहब? जो मैंने घरों में अपने चीनी के डब्बे में पैसे रखे हुए हैं, जो मैंने घड़े खोद के पैसे रखे हुए हैं, जो मेरे ये इधर पैसे होते हैं, दीवारों में पैसे होते हैं, क्या वो पैसे सेठ साहब के पास वापस जा सकते हैं? जो पैसे मैंने बाहर से चीजें इंपोर्ट की है, वो पैसे सेठ साहब के पास जा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। तो इसका मतलब यह है कि वो, इसकी सर्कुलेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी पैसों की। क्या हो जाएगा? सर्कुलेशन कम हो जाएगी। तो मैं क्या इसको कह सकता हूं, ये मैं इस इकोनॉमी से पैसे निकाल रहा हूं, इस सर्कुलर फ्लो से ये पैसे निकाले हैं मैंने, कह सकता हूं मैं। जो कर सकते थे फ्लो, अब वो नहीं कर सकते। तो दिस इज कॉल्ड, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं विदड्रॉल, या दूसरा नाम है इसका लीकेज फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बात समझ आ गई? अच्छा, ये जो पैसे हैं ना, ये जो हमने पैसे सेव किए थे, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, हमें अच्छे प्रॉफिट्स आए तो हम क्या ये पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते? क्या हम ये पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो ये सेविंग हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो सकती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू गवर्नमेंट अर्न करती है, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू लोगों पे खर्च करती है कि नहीं करती? हाँ, गवर्नमेंट लोगों पे रेवेन्यू खर्च करती है, तो इट्स कॉल्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी गवर्नमेंट का खर्चा। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना, लोग बाहर से, पाकिस्तान से चीजें इंपोर्ट करें, बाहर बैठे हों, पाकिस्तान से चीजें खरीदें, तो हमारी एक्सपोर्ट्स होंगे ना, ये एक्सपोर्ट्स। तो अगर पैसे हमने इन्वेस्ट किए, तो जब इन्वेस्ट करेंगे तो इकोनॉमी में पैसा आएगा ना। गवर्नमेंट जब खर्च करती है तो पैसा आएगा ना इकोनॉमी में।
जब हम चीजें एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर से पैसा इकोनॉमी में आएगा। हाँ, तो अब ये इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, तो जब इकोनॉमी में पैसा आएगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि पैसे का इजाफा होगा इकोनॉमी में? तो दिस इज कॉल्ड इन फ्लो, या इसका दूसरा नाम है वो विड्रॉल था, ये इंजेक्शन। क्या? इंजेक्शन। इसको विड्रॉल भी कहते हैं, इसको आउटफ्लो भी कहते हैं कि पैसे बाहर जा रहे हैं, और इसको इनफ्लो भी कहते हैं। ये इनफ्लो है इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वो क्या है? विथड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हमें बात समझ आ गई? यही सारा कॉन्सेप्ट है जो लिखा हुआ है। अगर आपको ये सारी कहानी समझ आ गई है तो अभी सिर्फ हम इसको जस्ट रीड करेंगे, देखते रहें। इसको अब जस्ट हम रीड करेंगे। ये है वो आपके सामने वो डायग्राम कि जिसमें एक दो एजेंट है, हाउस होल्ड और फर्म। एक फ्लो ये है, एरो नजर आ रहा है? एरो का डायरेक्शन देखें, हाउस होल्ड की तरफ से, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, यहां से हाउस होल्ड से ओरिजिनेट हो रहा है फर्म्स की तरफ। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेबर, और बदले में फर्म क्या करती है? हमें इनकम टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी रिवॉर्ड देती है ये फर्म। तो इसका फ्लो देखिएगा, ये कहां से है? फर्म से किसकी तरफ? हाउस होल्ड की तरफ है। तो ये बदले में हमें कुछ मिल जाता है, और ये प्रोडक्शन वापस हाउस होल्ड खरीदती है, और बदले में क्या करेंगे? वो हमें पैसे देंगे, यानी पैसे वो जो कमाए थे वो खर्च करते हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे लिखता है वो, यहां पे वो लिखता है कि फर्म्स एंगेज हाउस होल्ड टू प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो ये बात थी, इन रिटर्न गिव देम रेंट या वेजेस, ये वाली बात है। हाउस होल्ड यूज दिस मनी टू बाय गुड्स या सर्विसेज, ये है यूज दिस मनी टू बाय क्या? गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फर्म, विच इज एक्सपेंडिचर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लोज इन द डायग्राम विच मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आप देख सकते हैं, ये देखें, एक ये फ्लो और एक ये फ्लो। एक ये फ्लो है, ये फर्म की तरफ से, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ, और ये फ्लो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, फर्म की तरफ। एक को नाम दिया हमने रियल फ्लो, दूसरे को रियल फ्लो विच इज द इनर फ्लो ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन एंड, और मनी फ्लो विच इज द आउटर फ्लो ऑफ। यही सारी बातें बताई है ना मैंने। अल्लाह अकबर। अच्छा, पहले जो मैंने आपको बताया, सिंपल या टू सेक्टर इकोनॉमी, क्लोज्ड और थ्री सेक्टर, ओपन और थ्री सेक्टर इकोनॉमी विद बायर, सेलर, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ट्रेडर्स। इसमें देखिए नो इंटरनेशनल ट्रेडर्स है, ऊपर वाले में नो गवर्नमेंट, नो इंटरनेशनल ट्रेडर्स। और उसके बाद विड्रॉल एंड इंजेक्शन की बात हो रही है, लीकेज या विड्रॉल। फंड गोइंग आउट ऑफ द सर्कुलर फ्लो, उसमें क्या है? सेविंग है, टैक्सेशन है, इंपोर्ट्स है। इंजेक्शन यानी फंड्स कमिंग इनटू द सर्कुलर फ्लो, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट्स। लीकेज की वजह से क्या होता है? लीकेज की वजह से शाबाश क्या होता है? लीकेज की वजह से क्या होता है? सर्कुलर फ्लो कम होगी। क्या होगा? लीकेज की वजह से सर्कुलर फ्लो कम, और इंजेक्शन की वजह से क्या होता है? बढ़ जाएगा ये फ्लो, बढ़ जाएगा ये फ्लो। लीकेज क्या होती है? पैसे निकालना सर्कुलर फ्लो से। और याद रखिएगा, जितना ये फ्लो ज़्यादा होगा, जितना ये फ्लो ज़्यादा होगा, उतना मुल्क के लिए बेहतर है। जितने ज़्यादा लोग पैसे खर्च करेंगे, उतना ही मुल्क के लिए बेहतर है। मुल्क के लिए बेहतर यह है कि फ्लो ज़्यादा हो, लीकेज या विड्रॉल कम से कम हो, इंजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, बात समझ आ गई? ओके, एडवांस कॉन्सेप्ट है, पता नहीं एडवांस कॉन्सेप्ट क्या होगा, देख लेते हैं। इट प्रूव्स दैट नेशनल इनकम इज, ये तो साबित कर दिया मैंने पहले, ये तो पहले साबित हो गया, ये पहले साबित हो नहीं गया था हमारा। ये देखें ना, ये मैंने साबित पहले की है। नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू नेशनल आउटपुट, ये तो हम साबित कर चुके हैं, ये तो हो गया वह साबित। तो ये तो एडवांस कॉन्सेप्ट ना हुआ, तो एडवांस कॉन्सेप्ट ना हुआ।
दूसरी बात देखिएगा, दूसरी बात, लॉर्ड मैन्योर्ड केन्स हैज एक्सप्लेन दैट इंजेक्शन विल इंक्रीज, इंजेक्शन की वजह से क्या होगा, इंजेक्शन की वजह से प्रोडक्शन ज्यादा, और विड्रॉल विल डिक्रीज, विड्रॉल या लीकेज की वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन डिक्रीज। और आपको पता है ये सारी बातें, ये सारी जो चीजें होती हैं ये प्रोडक्शन से ताल्लुक रखती हैं। प्रोडक्शन ज्यादा तो मुल्क खुशहाल, हैप्पी, और प्रोडक्शन कम तो सैड, हैप्पी और सैड। कैसे? प्रोडक्शन से डिपेंड करता है। ये पहले हमने बात की है ना। हाँ, इक्विलिब्रियम कब होगा? इक्विलिब्रियम, हम तो इक्विलिब्रियम चाहते हैं। इक्विलिब्रियम कब होगा? जब क्या होगा? जब क्या होगा? शाबाश, विथड्रॉल बराबर हो इंजेक्शन के, तो हम कहेंगे अब इक्विलिब्रियम है, मींस के ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम है। ठीक होगी बात? अच्छा, अगर कभी ऐसे हो कि सेविंग, जो पैसे हम सेव करते हैं, खर्च नहीं करते, इन्वेस्टमेंट जो पैसे प्रोड्यूसर चाहता है कि मेरे पास आए और मैं चीजें मैं खर्च करूं, अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में ना हो, हमने तो पढ़ा ना इक्विलिब्रियम के लिए इसका इक्वल होना जरूरी है। इक्विलिब्रियम के लिए इसका इक्वल होना अच्छी बात है। अगर दोनों इक्वल हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये इक्वल होने चाहिए। ये देखिएगा लिखा हुआ था ना STM, यानी ये बराबर हो किसके? हाँ, STM बराबर हो IGX के, STM बराबर IGX, यानी वो सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट बराबर हो इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट्स के। कहता है अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कोई डिफरेंस हो, यानी लोग ज्यादा से ज्यादा सेव करें, तो प्रोड्यूसर के पास तो पैसा जाएगा नहीं, प्रोड्यूसर के पास पैसा जाएगा नहीं, प्रोड्यूसर को पैसे चाहिए, तो क्या इन्वेस्टमेंट हो सकती है? इन्वेस्टमेंट हो सकती है? नहीं हो सकती। हम हाउस होल्ड ने पैसा अपने पास रखा हुआ है, अब इन्वेस्टर को पैसा चाहिए, अब इन्वेस्टर को चाहिए पैसा। हाउस होल्ड ये है और ये है इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को चाहिए पैसे। इन्वेस्टर के पास ये पैसा कैसे पहुंचे जी? इन्वेस्टर क्या करे? इन्वेस्टर जाता है बैंक, ये जाता है बैंक, बैंक वाले से कहता है, बैंक वाले भैया हमें पैसे चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं, हमें पैसे चाहिए। वो कहेगा अच्छा आप परेशान ना हो, हम कुछ करते हैं। बैंक वाले क्या करते हैं? लोगों से कहते हैं भाई पैसे हमारे पास रखवाओ, अपने पैसे रखवाओ और हमसे मुनाफा कमाओ, आज पैसे रखवाओ, मुनाफा ले लो। ये लोग क्या करेंगे? बैंक में जाके पैसे रखवाएंगे। बैंक वाला कहेगा कि भैया आ जाओ, पैसे आ गए, पैसे ले लो। तो ये पैसे का फ्लो कहां से कहां है, मुझे बता सकते हैं आप? पैसे का फ्लो है फ्रॉम हाउस होल्ड टू इन्वेस्टर, हाउस होल्ड टू इन्वेस्टर, किसके जरिए? हाँ शाबाश, थ्रू बैंक, थ्रू बैंक। इसको कहा जाता है थ्रू मनी मार्केट, यानी थ्रू बैंक, थ्रू बैंक। आप ऐसा करेंगे, आप ऐसे थ्रू कैपिटल मार्केट, सॉरी थ्रू कैपिटल मार्केट। आप यहां पे जो लफ्ज कैपिटल मार्केट लिखा हुआ है ना, ये जो लफ्ज कैपिटल मार्केट है ना, इसको आप अंडरलाइन करेंगे और यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे थ्रू बैंक। ये पैसा कहां से कहां जा रहा है? हाँ शाबाश, सेविंग किसने किया? हाउस होल्ड ने। ये पैसा हाउस होल्ड से इन्वेस्टर के पास कंपनी में जा रहा है। कैसे जा रहा है? थ्रू कैपिटल मार्केट, यानी बैंक, थ्रू बैंक ये पैसा जा रहा है। बात समझ आ गई? अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। इसको कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट के रेवेन्यू को गवर्नमेंट का खर्चे। चलें जी, इस सवाल पे 100 रुपये इनाम है। गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट के रेवेन्यू को क्या कहा जाता है? लिखा था, अभी हमने पढ़ा था, गवर्नमेंट का खर्चा वर्सेस गवर्नमेंट का रेवेन्यू।
नो, ये तो गवर्नमेंट चाहती है, ये शायद आखिरी पॉइंट था, आखिरी पॉइंट था हाँ, फिस्कल बजट। शाबाश शाबाश, ठीक है, चलें, अच्छी कोशिश थी, 100 रुपये इनाम आपको देते हैं। अच्छी कोशिश थी, अच्छी कोशिश पे 100 रुपये इनाम। लेकिन याद रखना आपने, फिस्कल बजट इसको कहते हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। तो अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस हो तो, यानी गवर्नमेंट का खर्चा और गवर्नमेंट के रेवेन्यू में, टैक्सेशन गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है ना, इन दोनों में अगर डिफरेंस हो तो इसको कहां से फिल करते हैं? इसको क्या कहा जाता है? सरप्लस या डेफिसिट इन फिस्कल बजट। सरप्लस इन फिस्कल बजट से मुराद यह है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा है, खर्चे कम है। डेफिसिट का क्या मतलब होगा? रेवेन्यू कम है, खर्चे ज्यादा है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म में इसको हम कैसे फिल करते हैं? इस गैप को शॉर्ट टर्म में कैसे फिल करते हैं? लोगों से मांग के जाएंगे और कहेंगे हम मांगने नहीं आए, खुद ही दे देंगे वो, ठीक है। बात समझ आ गई? अगला सवाल यह है कि बताओ कि यह है डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। पिछले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमने लिखा था इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? शाबाश, जी, इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट। ये चौथा पॉइंट था, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो दोनों में डिफरेंस है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अच्छा, अगर कभी एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो ना, एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो तो ज्यादा पैसे आएंगे ना, तो हम कहेंगे सरप्लस है। सरप्लस कब है? जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो, किससे? इंपोर्ट से। और डेफिसिट किसे कहेंगे जी? बताएं, डेफिसिट क्या होगा? शाबाश, जब इंपोर्ट ज्यादा हो, किससे? एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट ज्यादा है तो ज्यादा पैसे आएंगे, थोड़े से पैसे। इंपोर्ट ज्यादा है तो ज्यादा पैसे जाएंगे, थोड़े से पैसे आएंगे। तो जब ज्यादा आ कम है तो नुकसान होगा ना। तो दिस इज कॉल्ड डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो क्लियर हो गई बात? ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कोई सवाल शाबाश यहाँ तक? मेरा ख्याल है आज इतना काफ़ी है। बाकी जीडीपी एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। शाबाश, यहाँ तक कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है, सब अच्छा है। आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? आज के लेक्चर में हमने अपने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं। कौन कौन से? ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसमें हमने गवर्नमेंट के 5 ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, इक्विलिब्रियम एंड फिस्कल बजट। उसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, कि पैसे वापस सेठ साहब के जाना कैसे, थ्रू डिफरेंट हैंड्स, और ये एक जगह से जिस जैसे ओरिजिनेट होते हैं वापस उधर ही आते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलें जी, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।